SHQ रेडियो एक्टिव पे खेल के मैदान से के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हुमायूं और इतवार को 8:30 बजे हम मिलते हैं इस प्रोग्राम में। आज फिर हम मिल रहे हैं इसमें, और सबसे बड़ी खबर यह कि आरिफ खान विंटर ओलंपिक्स में फ्लैग बेरर थे, वो झंडा लेके भारत का थे, कंटिजेंट को लीड कर रहे थे। और ये बड़ा एजाज है, और वो 2 चीजों में कम्पीट कर रहे हैं, स्लालम और जेंट स्लालम में। और मेडल की उम्मीद नहीं करें हम, क्योंकि बहुत लोग प्रैक्टिस में बचपन से और बाकी और फैसिलिटीज लेके कहां से कहां पहुंच जाते हैं दुनिया में। तो इनका ये कमाल है कि ये यहाँ से निकले हैं और अपने बल पे और कुछ थोड़े से सपोर्ट के साथ ये इस मकाम पे पहुंचे हैं कि आज विंटर ओलंपिक्स में कम्पीट कर रहे हैं आरिफ खान। और वहां से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा अप्रूव कर लिया, और मार्च में 3 टेस्ट मैचेस, 3 वनडे और T20 खेलेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में। हेजलवुड ने थोड़ा सा बीच में कुछ डाला था मामला कि जिससे बिगड़ जाता ये टूर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में। और श्रीलंका और भारत के मैचेस भी हो रहे हैं, और आज मैच शुरू हुआ इंडिया और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे मैच। और रोहित शर्मा फॉर्मली लीड करेंगे इंडियन टीम को एक रोजा मैचेस में। बीच बीच में लीड किया है उन्होंने, लेकिन वो स्टॉप गैप कैप्टन थे। आज वही कैप्टन है एक रोजा टीम के। क्रिकेट में सडनली कुछ चेंजेस आ गए, डेवलपमेंट्स जिनकी उम्मीद थी और नहीं भी थी। क्रिस सिल्वरवुड को इंग्लैंड ने निकाल दिया एज चीफ कोच। बहुत देर कर दी उनने, लेकिन आखिरकार एंड्रू स्ट्राउस ने उनको रास्ता दिखाया। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है मेंस क्रिकेट के, एशली जाइल्स, उनने भी इस्तीफा दे दिया। वेस्ट इंडीज के टेस्ट दौरे के लिए अब एक इंटरिम कोच नामजद किया जाएगा, और वहां से कामयाब कोच जस्टिन लैंगर ने इस्तीफा दे दिया। उनके 4 साल मुकम्मल हो रहे थे, और पिछले कुछ महीनों से बात थी कि प्लेयरों को उनका प्रैक्टिस कराने का तरीका पसंद नहीं है, और पैट कमिंस ने प्लेयरों का साथ दिया। जैसे पेन का साथ नहीं दिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने, वैसे ही लैंगर का साथ भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने नहीं दिया, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिया, और उन्हें खुद ही इस्तीफा दे दिया। T20 वर्ल्ड कप उनकी कोचिंग में जीता, जबकि T20 में कोई हैसियत नहीं मानी जाती थी ऑस्ट्रेलिया की। एशेज 4-0 से जीती। एक टीम जो जूझ रही थी बड़ी बुरी तरह से बॉल टैंपरिंग की वजह से, और बहुत और मामला थे, उसको वापस लाया उनने। लेकिन एक सिल्वरवुड जो डेडवुड थे वो गए, और एक कामयाब कोच खुद चले गए। अंडर 19 का आलमी कप भारत ने 4 विकेट से इंग्लैंड को हरा के जीत लिया, जिसमें राज बावा ने 5 विकेट लिए और 35 रन बनाए। शेख रशीद ने 50 और सिंधु ने भी 50 नॉट आउट बनाए। रवि ने भी 4 विकेट लिए। और इंग्लैंड की जानिब से आप देखेंगे जेम्स ड्रू ने 95 रन की बारी खेली, और इंग्लैंड का स्कोर जो था 61 पे 6 था और 91 पे 7 था। जबरदस्त कमबैक किया और इंडिया को स्ट्रेच किया उनने तकरीबन 48 ओवर तक। तो मैच कॉम्पिटिटिव था, फाइनल वन साइडेड साबित नहीं हुआ, लेकिन इंडिया की डोमिनेंस है अंडर 19 में। या तो ऑस्ट्रेलिया जीतता है या इंडिया, और ऑफ लेट इंडिया ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। आगे भी इसकी बात करूंगा। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का दौरा कर रहा है, लेकिन कीगन पीटरसन टीम में शामिल नहीं होंगे। वे रिसेंटली बहुत फॉर्म में थे, वो कोविड पॉजिटिव साबित हुए हैं। उनकी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, और एक धक्का है डेफिनेटली साउथ अफ्रीका की बैटिंग को। और पीटरसन को भी बाहर जाके अपनी स्किल्स दिखाने का मौका था, फिलहाल रह गए हालात की वजह से। और दूसरी जानिब राफेल नडाल ने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। रिमार्केबल कमबैक, वो वुंडेड टाइगर की तरह जब वो पीछे हो जाते हैं तो वापस आते हैं। और मेडवेडेव से कुछ गलतियां हुई तीसरे सेट में, लेकिन गलती हम उसको नहीं कहेंगे, इसलिए कि वहां जितने बिग पंच थे, जितना ड्यूस हुआ, 40-40 हुआ, एडवांटेज हुआ, वह कमबैक किया नडाल ने। बिग पंच अच्छे खेले नडाल ने। नडाल डिजर्व्स दिस प्लेस इन द सन। और अभी बाकी अब कोशिश करेंगे नडाल तक पहुंचने की, फिर आगे जाने की। एक सवाल है इस ताल्लुक से डार रऊफ का। वो कहते हैं कि अगर नडाल इंजर नहीं हुए होते बीच में, तो क्या 25-30 टाइटल नहीं होते उनके ग्रैंड स्लैम। देखिए, फिर फेडरर भी बहुत इंजर्ड हुए, कभी बैक, कभी कुछ और, कभी कुछ और। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, इंजरीज। तो इस पे हम नहीं कह सकते अगर ऐसा नहीं है। अगर जोकोविच खेल रहे होते शायद वही जीत जाते टाइटल, नडाल नहीं जीतते। तो अगर पे रहने दें, 21 की हम उनकी दाद दें और तारीफ करें। फुटबॉल में कुछ एक मुल्क हैं जिनने आलमी कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, और एशिया में पहला मुल्क ईरान है जिसने आलमी कप कतर के लिए क्वालिफाई किया है। अर्जेंटीना ऑन द वर्ज ऑफ क्वालिफिकेशन है। उनने पिछले 31 मैच जीते हैं डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, यानी हारे नहीं।
अनडिफीटेड हैं वो। और कुछ और टीमें बहुत करीब हैं, लेकिन एशिया में ईरान पहली टीम बनी जिसने क्वालिफाई कर लिया है। और फुटबॉल की एक और खबर जो दिलचस्प है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिडलस्ब्रो ने, जो ए डिवीजन टीम नहीं है, प्रीमियर लीग की टीम नहीं है, उसने 8-7 से पेनल्टीज पे एफए कप में हरा दिया। पहले मैच बराबरी पे था, उसके बाद 8-7 से पेनल्टीज में मिडलस्ब्रो आगे पहुंच गया। एफए कप की खास बात क्या है आपको पता है? दुनिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें सारी टीमें इंग्लैंड की खेलती हैं और इसमें बड़े से बड़े क्लब को एक कंट्री साइड कभी हरा देती है, कभी वो आगे 2-4 राउंड जीत जाती है। उससे क्या होता है? उससे एक ये होता है कि उस इलाके में फुटबॉल और पनपता है और प्लेयर आने की कोशिश करते हैं। और एफए कप में जो खेलते हैं प्लेयर, इन बिल्कुल छोटी छोटी काउंटीज और टीम्स के, उनको देखा जाता है एक नेशनल स्टेज पे, और नेशनल स्टेज पे देखने के बाद वो आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत से खिलाड़ी इसी से आगे बढ़ते हैं एफए कप के जरिए। तो ये बहुत अहमियत रखता है इंग्लैंड के फुटबॉल में। जैसे प्रीमियर लीग अपनी जगह, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। एक और सवाल है जो वाजिद असद ने हमसे पूछा था। उन्होंने कहा था कि लिस्ट ए मैचेस के बारे में आपने कभी बात की थी, क्या होते हैं? देखिए, लिस्ट ए मैचेस ऐसे हैं कि जितने भी एक रोजा मैचेस आप खेलें, चाहे वो इंटरनेशनल हो या चाहे वो आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, बिटवीन 40 एंड 60 आवर्स, 8 आवर्स गेम, उसमें जो आप मैचेस खेलें उन्हें लिस्ट ए मैचेस कहा जाता है। आपका एक और सवाल है ये कि आप कहते हैं कि आर वी सीइंग ट्रांसफर ऑफ पावर, नॉट इन केस ऑफ मनी as it used to be earlier, West Indies and Australia, then it was India. Given that England is not playing well and declining, Pujara Rahane on the verge of retirement or losing place in Indian team, Rohit Sharma 3-4 years he has more, so has Kohli. तो टेस्ट क्रिकेट की बात ये कर रहे हैं। Means India is also going to suffer. ये कहते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आर ग्रोइंग, न्यूजीलैंड इज कॉलिंग शॉट्स इन ऑल फॉर्मेट्स, यानी अच्छा खेल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया इज कॉलिंग शॉट्स बेसिकली इन क्रिकेट। Are we going to see a different all format champion team? देखिए, आपकी बात सही है, इंडिया खत्म नहीं हुआ है। इंडिया हैज अ गुड पूल टू कम बैक। इंग्लैंड इज इन ट्रबल टेस्ट क्रिकेट में, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी फॉर्मेट्स में थोड़े ठीक है। और श्रीलंका इमर्ज हो रहा है थोड़ा बहुत, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका हो रहे हैं इमर्ज, ये सही है। सब पाकिस्तान का एसिड टेस्ट है जो मार्च में टेस्ट सीरीज होगी उनकी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो हमें पता चलेगा वो कितने वापस आए। एक बात ये, ऑस्ट्रेलिया सही है, ऑन द राइज है काफी हद तक, अपनी टीम को इकट्ठे कर रहे हैं। फेलियर्स के बावजूद टीम आगे बढ़ रही है, इसमें दो राय नहीं है। और आगे आपने एक बात लिखी है कि एक टीम सारे फॉर्मेट्स की चैंपियन हो सकती है, नहीं होगी। अब वो जमाना गया। वो जमाना सिर्फ तब था जब वेस्ट इंडीज वनडे और टेस्ट दोनों डोमिनेट करता था, और एक पीरियड के लिए ऑस्ट्रेलिया टेस्ट और वनडे दोनों डोमिनेट करता था। अब तीन फॉर्मेट है, और अब वो डोमिनेंस नहीं आएगी, क्योंकि हर मुल्क ने अलग टीमें बनाई हैं, अलग तरीके से खेलने का तरीका अपनाया है, हर एक डिफरेंट फॉर्मेट में। और अभी तक बेशतर टीमें सिर्फ घर में टेस्ट मैच जीतती हैं, सीरीज तो टेस्ट घर में ही जीतती हैं आमतौर पे। वो साउथ अफ्रीका की एक टीम थी पिछले, आज से 4 साल पहले, जो पिछले 7-8 साल उससे पहले इन्हें 2010 से या 5-7 से आगे 10-15 तक जो अवे सीरीज जीतते थे। ऑस्ट्रेलिया भी कभी कभी जीतता था एशेज के बगैर, कोई खास नहीं। वेस्ट इंडीज में जीत ली तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसलिए अब ऐसा है कि घर में सीरीज जीती, बाहर आ रही, घर में जीती, ये फॉर्मेट बन गया है क्रिकेट का। मोहम्मद रमजान का सवाल आपके सवाल से मिलता है एक सेंस में, कि वो पूछते हैं कि क्या हमने ऑस्ट्रेलिया की री इमर्जेंस देखी, क्या वजह है इसकी, अगर आप लगता है आपको कि उन्हें री इमर्ज किया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली क्लार्क की कैप्टनशिप के बाद स्मिथ ने संभाला, कुछ हद तक टीम ठीक चली, फिर स्मिथ का मामला हो गया बॉल टेम्परिंग का, उसके बाद टीम बिखर गई। और उसके बाद ऐसा भी हुआ, मेजर सीरीज में कुछ प्लेयर इंजर्ड थे जो नहीं खेले, तो वो हारते गए। इस वक्त उनकी बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, और लायन ट्रबल से बड़ी बड़ी विद ऑफ स्पिन, ये सही है। टेस्ट का मैच की बात आप करें, और बैटिंग फ्रेजाइल है थोड़ी अभी भी। अभी उन्हें एक दूसरे को कवर अप करके ऐसे जीतती है, पाकिस्तान में देखेंगे वो क्या करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कभी हम रूल आउट नहीं करते थे, जैसे जर्मनी को हॉकी और फुटबॉल में किसी भी टूर्नामेंट में कभी रूल आउट नहीं करते हैं, फेवरेट हो या ना हो। तो वैसे ऑस्ट्रेलिया कैन नेवर बी रूल्ड आउट, दे वर नेवर रूल्ड आउट व्हेन दे वर वेरी डाउन। तो इसलिए ऑलवेज दे वर देयर।
तारिक खान पूछते हैं, तारिक खान शुक्रिया अदा करते हैं कि रूप सिंह के बारे में आपने इतनी बात की है, क्योंकि हमें उनके बारे में मालूमात नहीं थी। और लुकमान कहते हैं मिस यू सर, यू आर सीइंग मी हियर, यू मस्ट बी मिसिंग माय वॉइस। अब तो दोनों चीजें, वॉइस भी शक्ल भी आप देख रहे हैं। उमर मुख्तार कहते हैं बेस्ट एनालिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री, आई एम ग्रेटफुल। अशरफ भट्ट कहते हैं ब्रिलियंट। और वाजिद गुलजार कहते हैं एक्सलेंट इस शो को। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सब बातों के लिए। मुश्ताक लोन का पूछना है कि एक सवाल है यहाँ कि इज करंट इंडियन अंडर 19 टीम द बेस्ट एवर प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री? आई कांट से दैट, नो, मैं नहीं कह सकता कि ये बेस्ट एवर अंडर 19 टीम है। पिछले 18 सालों में 17 सालों में बहुत अच्छी टीमें इंडिया की अंडर 19 की आई है। ऐसी आई है कि जिनसे सडनली अंडर 19 से 4 प्लेयर इंडियन टीम में आ गए। इनमें से तो कोई नहीं आया अभी, तो इसलिए आप अभी उम्मीद भी नहीं आएगा। अच्छी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे मुझे कासिम अकरम की परफॉर्मेंस याद आई 5वें और 6ठे पोजीशन के लिए जो पाकिस्तान ने खेला था। एक तो उन्होंने 63 बॉलों में 100 बनाए, फिर 80 बॉलों में 135 बनाए, फिर 5 विकेट लिए। ये फास्टेस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप की सेंचुरी है। फिर उसके बाद सेंचुरी और 5 विकेट पहले खिलाड़ी बने जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी हो। और अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं। और पाकिस्तान टीम का एक और ब्राइट पॉइंट है, उनके कीपर बहुत अच्छे थे जो इस टीम में थे। इंडियन टीम ऑल कॉन्करिंग एंड डोमिनेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे पता चलता है कि ग्रास रूट पे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 इतने टूर्नामेंट खिलाए जाते हैं। फिर इन लोगों को बड़ी लेवल पे, कुछ को रांची में, कुछ को IPL में चांस दिया जाता है, कुछ को और जगह चांस दिया जाता है। इंडियन A के टूर, इंडियन जूनियर्स के टूर, इंडियन A टीम की इंडिया में टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना, वो काफी बहुत अच्छा साबित हुआ है इंडियन क्रिकेट के लिए। इसी आलमी कप अंडर 19 के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तलिफ बात है, इसके रनों मैचों की बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आबिद बाबा। कैरेबियन में जारी अंडर 19 आलमी कप में आयरलैंड की तरफ से खेल रहे मुजम्मिल शेरजाद की कहानी यकता और बेमिसाल है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हर इंसान की एक अपनी जुहद की कहानी होती है। यह है अफगानिस्तान के मुजम्मिल शेरजाद की कहानी। 2016 से 2022 तक जलालाबाद से डुबलिन तक के इस सफर के मसाइब व आलाम से आपको आगाह करते हैं। सिर्फ 5 साल के थे जब इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ। जायदाद के बंटवारे की वजह से घरेलू तनाज़े ने एक कड़वा रुख इख्तियार किया। 16 साल के मुजम्मिल के जान पर बन आई तो माँ के इस खदशे ने इन्हें हमेशा के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया। इनकी माँ ने इन्हें एक एजेंट के हवाले किया, लेकिन इन्हें धोखा मिला और दलाल फरार हुआ। उन्होंने अकेले रख्त सफर बांधा। घर का बना खाना और 50 यूरोज साथ थे, फिर चल दिए। अगले 8-9 महीने शेरजाद और इनके हमरा बाकी महाजरों ने पाकिस्तान, ईरान, टर्की, बल्गेरिया, सर्बिया, क्रोएशिया, इटली और फ्रांस की सरहदें पार की। इस गैर कानूनी सफर में कहीं दबे पांव चले तो कहीं दौड़ लगानी पड़ी, कहीं जंगलों में पनाह ली तो कहीं खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी। बेहतर जिंदगी और अपने चचा की तलाश में 8,300 किलोमीटर का सफर तय किया। बेयकीनी के आलम में जब ये थका हुआ मुसाफिर आयरलैंड की सरजमीन पर पहुंचा तो इन्हें सलाह मिली कि क्रिकेट खेलने से इन्हें नए दोस्त मिलेंगे और नई पहचान भी अता होगी। तकदीर के होने को कौन रोक सकता है। इन्हें नए मुल्क ने अपना कर वर्ल्ड कपर बना दिया। जॉर्ज टाउन गयाना में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ एक गुफ्तगू में उन्होंने कहा, मैं क्रोएशिया में कई माह तक एक कैंप में पड़ा रहा, फिर एक ट्रक के पीछे सवार हुआ और 4 दिन बाद मिलान पहुंचा। किसी तरह फ्रांस पहुंचा, वहां एक और ट्रक में सवार हुआ। ठंड थी, अंधेरा था, मैं डर गया, चिल्लाया, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मैंने छलांग लगाई और भाग गया। सुबह हुई तो मैंने अपने आप को डुबलिन में पाया, लेकिन इश्क के इम्तिहान अभी और भी थे। चचा किस रेस्टोरेंट में काम करते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, ये मालूम नहीं था। ये अफगानी नौजवान न आयरिश बोल सकता न इंग्लिश। यहाँ किस्मत की देवी मेहरबान हुई। इत्तेफाकन इस नए पनाहगुज़ी की मुलाकात एक एशियाई शख्स से हुई, जिन्होंने शेरजाद को महाजिर इलाके का रास्ता बता दिया। वहां ढूंढा लेकिन चचा नहीं मिले। बच्चों की महाफिज एक एजेंसी ने इन्हें अपने साथ रखा और इन्हें अपने अंकल से भी मिलवाया, जो मंस्टर सूबे में रहते थे।
2019 में क्रिकेट आयरलैंड ने एक इश्तिहार जारी किया कि एक फास्ट बॉलर की जरूरत है। करीब 50 ख्वाहिशमंदों ने ट्रायल में शिरकत की। क्रिकेट आयरलैंड के मैनेजर एल्बर्ट वैंडर मुरवी के बकौल इनकी कारकर्दगी मुतासिर कुन थी। अक्टूबर 2019 के क्रिकेट आयरलैंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम तक सब लोग इनकी बैक स्टोरी से नावाकिफ थे, लेकिन आज इनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जा सकता है। इनके संघर्ष भरे सफर पर पूरी फीचर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन इनकी एक ख्वाहिश आज भी पूरी नहीं हो पा रही। वह अपनी माँ, बहन और 2 भाइयों से रूबरू मुलाकात के मुश्ताक है। ये शेरजाद की कहानी थी जो डबलिन बेस्ड है, आयरलैंड पहुंचे और रेफ्यूजी से होते होते वो जूनियर इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए और आयरलैंड के एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं। कल को हम उनको आयरलैंड की सीनियर टीम में भी देख सकते हैं और बहुत और जगह खेलता देख सकते हैं। 2 चीज़ें इसमें हैं कि उन्हें कितना स्ट्रगल किया। 8000 माइल्स तो क्रिकेट है उनका सफ़र, और उसके बाद उस मुल्क की भी दाद दीजिए जिसने उन्हें अपनाया और ये मौका दिया। शिराज नायक हैं पिंगलिश्तराल से, पूछते हैं कि IPL और PSL ने इंडियन क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फ़ायदा पहुंचाया, कितना नुकसान पहुंचाया। पहली बात, पैसा बहुत मिला और पैसा प्लेयरों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी फंक्शनिंग में। ये महदूद नहीं रहता खिलाड़ियों तक, खिलाड़ी तो चंद हैं, ये हजारों लोगों को और तक पैसा पहुंचता है। एक ये फायदा हो गया। दूसरा, जो टैलेंट कभी सीन पे नहीं आता, जो रांझी वगैरह तो या वहां कायदे आजम ट्रॉफी देखता कौन है, किसको पता है कहां क्या हुआ, तो ये लोग सीन पे आ गए, इनके बारे में बात होने लगी। इनमें से कुछ लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए, कुछ इंडिया ए में आ गए, कुछ पाकिस्तान की बाकी रिप्रेजेंटेटिव टीमों में आ गए, तो फायदा तो हुआ। जहां आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ, जहां आपका कोच और कैप्टन इंटरनेशनल था, या पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर था, हिंदुस्तान का बड़ा प्लेयर था, जिससे आप कभी जिंदगी में मिलते ही नहीं, उसके व्यूज शेयर किए, उसकी एक्सपीरियंस से फायदा उठाया, तो डेफिनेटली फायदा हुआ है। अब नुकसान यह है कि इसको ओवर प्ले ना करें, इसको तरजीह ना दी जाए इंटरनेशनल क्रिकेट पर, टेस्ट क्रिकेट पर, तो नुकसान होगा। फयाज शेख पुलवामा से कहते हैं कि पंत इज ओवररेटेड, टेम्परामेंट वाइज और कीपिंग वाइज अभी वो धोनी के बराबर नहीं है। देखिए, धोनी को जब आप देख रहे हैं 90+ टेस्ट को देख रहे हैं, वो तो 300-400 और इंटरनेशनल मैचेस को देख रहे हैं और आप कमेंट कर रहे हैं, दिस मैन हैज स्टार्टेड। उनके करियर के साथ नहीं हो सकता कंपेयर। और धोनी इज ए लेजेंड, उस स्टेटस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। धोनी के क्रिकेट खेलने में खास बात ये थी टेम्परामेंट, एक बात, कूल एटीट्यूड, सिचुएशन को समझना, कैप्टनशिप में रिस्क लेना और कॉन्फिडेंस दिखाना प्लेयरों में, प्लेयर को उस पर छोड़ देना कि मुझे तुम पे भरोसा है, मैं जानता हूं तुम ये कर सकता है, उसके पीछे पड़ना नहीं, हर बॉल के बाद गाइड नहीं करना। ये बहुत बड़ी क्वालिटी धोनी में रही है। उन्होंने कीपिंग बहुत इंप्रूव की विद द पीरियड ऑफ टाइम। पंत कीपिंग इंप्रूव की है पंत ने, अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। और पंत के अंदर जो बच्चा है ना, ज्यादा बड़े भी नहीं है उम्र में, वो घड़ी घड़ी सर उठाता है, उसको बच्चा हर एक के अंदर होता है, उसको थोड़ा टीम करने की जरूरत है, जो द्राविड़ कर सकते हैं। इनका अगला सवाल कि रजाक सूटेबल है क्या कोच बांग्लादेश के लिए, या बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर जानता है। और दूसरा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बारे में बात ये इस महीने के एंड पे करेंगे जब सीरीज शुरू होने वाली होगी। आज इंडिया और वेस्ट इंडीज की बात ये है कि इंडिया डेफिनेटली गोज एज फेवरेट इन वनडे, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ज्यादा अच्छी जो है वो T20 में, वनडे में इतनी अच्छी नहीं है। 50 ओवर के लिए काफी हो जाते हैं, उसमें भी उनके पास कुछ मैच विनर हैं, लेकिन इंडियन कंडीशन, इंडियन बैटिंग और थोड़ी स्पिनर भी खेलेंगे, तो वेस्ट इंडीज में बी इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल हियर। पिछले हफ्ते का सवाल ये आपके सामने, बॉल इन हैंड, हमने पूछा था क्या है, किसे कहते हैं, तो अपने जवाब लिखें। बहुत सुने जो जवाब लिखा है वो सही है, लेकिन एग्जैक्टली जो पूछा था वो नहीं, लेकिन उनको भी सही मान लिया हमने। तो हमारे पास सिर्फ 8 सही जवाब है, जिनमें शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा से, आसिफ इकबाल लोन वागर बड़गाम से, सज्जाद मीर, ये जगह का नाम नहीं लिखते हैं, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन, डार रऊफ पुरवारा चाडोरा,
और मलिक सरफराज सोनिया पठान। थोड़ी देर में बताएंगे कि इसमें विनर कौन है। पहले बात करें मलिक एजाज ने जो पूछा है कुलगाम से। ये कहते हैं से समथिंग अबाउट F1 फार्मूला 1 और हाउ टीम्स प्ले इन फार्मूला 1। एक ड्राइवर क्राउन होता है, खेलती टीम है चैंपियन। देखिए इसे फार्मूला कहते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स है उसे फार्मूला कहते हैं। 1 इसलिए कहते हैं कि FIA की जितनी भी रेसिंग कंपटीशन है उनमें फास्टेस्ट कंपटीशन ये है। इसमें जो एक टीम है बनती है, टीम ऐसे बनती है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं FIA में अप्लाई करते हैं टीम बनाने के लिए, और आपको $200 मिलियन एंट्री फीस देनी होती है टू मेक अ टीम पार्टिसिपेट इन FIA फार्मूला 1। तो उसके बाद लाइसेंस दी जाती है आपको, और उसके बाद आप एक टीम बिल्ड करते हैं। आज 10 टीमें हैं जो इसमें हैं हमारे फार्मूला 1 में। जब आपने पूछा है कि ये एक सिंगल चैंपियन भी होता है और टीम भी चैंपियन होती है, देखिए पॉइंट सिस्टम जो इसमें है कि उसमें 2 चीजें डिटरमिन होती हैं। एक डिटरमिन होती है ये कि ड्राइवर कौन सा चैंपियन है, और दूसरी होती है कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप। जो हाईएस्ट स्कोर करता है पॉइंट उसको चैंपियन डिक्लेयर करते हैं, उस ड्राइवर को। और हर टीम के 2 ड्राइवर होते हैं अलाउड। 2 ड्राइवर से यह फायदा है कि 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है हर टीम को हर रेस में, और 2 तरीके से पैसा जनरेट होता है। 2 पोजीशंस आ गई उससे पैसा मिलता है अगर ग्रां प्री किसी में, और 2 एंडोर्समेंट मिलती हैं, क्योंकि स्पॉन्सरशिप के बगैर आप ये गेम नहीं खेल सकते। अगर कोई ड्राइवर बनना चाहता है, पहले वो जूनियर लेवल की रेसेस जो है फार्मूला 1 नहीं है, बाकी फार्मूला में हिस्सा लेता है, और उसके बाद अगर वो इसमें डायरेक्ट आना चाहते हैं, कम से कम $28 मिलियन का खर्चा हो जाता है टू बिकम अ ड्राइवर। इसलिए स्पॉन्सर के बगैर आप ड्राइवर नहीं बन पाते हैं। अगर जूनियर लेवल पे आप अच्छे हैं और लोअर रेसेस में और आपको देखा गया, फिर स्पॉन्सर आ गए कि हमारे लिए गाड़ी चलाओ, और फिर जो गाड़ी पे लिखा है उसके स्पॉन्सर आ गए, जो कपड़ों पे लिखा है उसके स्पॉन्सर आ गए, तो ये 28 मिलियन जनरेट हो जाते हैं। देखिए अब मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप और ड्राइवर्स चैंपियनशिप। जो चेसे होता है गाड़ी का या इंजन होता है, वो किसने बनाया है, वो किसका है, उनको मिलती है कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप। और इसमें ऐसा होता है कि हो सकता है होंडा ने इंजन बनाया हो और जो चेसे गाड़ी का है वो टोयोटा ने बनाया हो, फरारी ने एक चीज बनाई हो, मर्सिडीज ने एक चीज बनाई हो, तो ये 2 में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर कभी ऐसा होता है कि दोनों काम एक ही ने किए हो, सेशे भी एक ही का हो और इंजन भी एक ही का हो, तो उस केस में एक ही को मिलता है कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप, और वो वही होता है जिसने चैंपियनशिप जीती हो, हाईएस्ट पॉइंट लाए हो, उसी में से होता है। अब मामला आता है पॉइंट्स का। एक ग्रां प्री में जो फर्स्ट आता है उसको 25 पॉइंट मिलते हैं, जो सेकंड आता है उसको 18, जो थर्ड आता है उसको 15। तो 10 प्लेसेस तक पॉइंट मिलते हैं और 10 को 1 पॉइंट मिलता है। उसके बाद जो आते हैं उनको कोई पॉइंट नहीं मिलता है। 305 किलोमीटर तकरीबन ये होता है डिस्टेंस कम से कम जिस पे ये घूमते हैं। सिर्फ एक ग्रां प्री है उसमें थोड़ा कम है, और ये फास्टेस्ट स्पीड जो देखी गई थी वो 372 कुछ थी गाड़ी की। ये ओपन कॉकपिट गाड़ी होती है, ये फाइबर से बनी होती है, हल्की होती है, और ये नॉर्मल गाड़ी जैसी नहीं होती है। जब गाड़ी इतनी तेज चल रही है तो इंजन बहुत बड़ा होगा, 3500-4000 सीसी, 1600 सीसी इंजन, 1600 सीसी इंजन होता है इनका। 1.6 लीटर जिसको हम कहते हैं, 1.6 लीटर 4 स्ट्रोक टर्बोचार्ज 90 डिग्री V6 डबल हेड कैम शाफ्ट रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है इसमें। इसमें जो गियर बॉक्स है वो सेमी ऑटोमेटिक सीक्वेंशियल कार्बन टाइटेनियम गियर बॉक्स है जो इस्तेमाल होता है, विद 8 फॉरवर्ड गियर्स एंड 1 रिवर्स गियर, और विद रियर व्हील ड्राइव, पिछले व्हील की ड्राइव, नॉट फ्रंट व्हील ड्राइव। जो इसकी स्टीयरिंग होती है ना, उसमें बहुत से फंक्शन होते हैं। जो फार्मूला 1 की स्टीयरिंग होती है, चेंजिंग गियर भी उसी में होता है, चेंजिंग ब्रेक प्रेशर उसमें होता है, रेडियो पे कॉलिंग रेडियो उस पर बात होती है, फ्यूल एडजस्टमेंट होती है स्टीयरिंग पे, सारा कुछ। जो फ्यूल यूज होता है इसमें, वो देखिए इसमें 2 किस्म की बात है। एक ऑर्डिनरी पेट्रोल है, टाइटली कंट्रोल्ड मिक्सचर ऑफ ऑर्डिनरी पेट्रोल एंड सम गैसोलीन कंपाउंड्स एंड अल्कोहल्स। फ्रंट टायर जो है वो 245 mm का, रियर टायर 355 mm का, आपको दिखता है बड़े होते हैं रियर टायर। डिस्क ब्रेक यूज करती हैं विद रोटर एंड कैलिपर एट ईच टायर। ये और स्पीड और परफॉर्मेंस जो है वो ये गाड़ी का माल तभी इसमें शामिल हो सकती है। गाड़ी जो शामिल होती है वो देखा जाता है कि ये 5 सेकंड में क्या 100 किलोमीटर तक जा सकती है, एक्सेलरेट करके और डी एक्सेलरेट वापस कर सकती है विद इन 5 सेकंड्स।
तो ही गाड़ियां शामिल की जाती हैं। गाड़ियों में बहुत ज्यादा इसमें जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और थोड़ा सा भी आप बिगड़ जाएं तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, आपकी गाड़ी शामिल नहीं होगी इसमें। और जो ड्राइवर है उनकी कमाई भी अच्छी होती है। जो लास्ट ईयर के हॉलैंड के वर्ल्ड चैंपियन थे, उनने 28 मिलियन तो डायरेक्ट कमाए, फिर बोनसेस में 17 मिलियन तकरीबन उनको मिले, तो $45 मिलियन तकरीबन उनने कमा लिए। और फिर जो इंडोर्समेंट में हिस्सा किसी का हो, क्योंकि जो ये पैसा होता है जब वो ग्रां प्री जीतते हैं तो आपको नहीं मिलता, ड्राइवर को नहीं मिलता है, ये आपकी उस टीम को मिलता है, मर्सिडीज को, फरारी को, होंडा को, टोयोटा को, जिसकी गाड़ी आप चला रहे हैं। तो उसमें से आपकी अपनी फीस होती है जो आपको ये कंपनी देती है, और फिर बोनसेस होते हैं आपके विक्ट्रीज के और परफॉर्मेंस के और पार्टिसिपेशन के। तो आपने F1 की बात की थी, पूछी थी, तो थोड़ी सी बात मैंने कर दी फॉर्मूला 1 रेसिंग की। अब आते हैं आज के सवाल की जानिब। देखिए पूरी तरह सवाल पे देखें क्या लिखा है, नंबर्स हैं, फिर मैंने लिखा ये किस एसोसिएटेड है, कौन है, ये बताना है आपको, और यही हमारा आज का सवाल है। हमारे पिछले हफ्ते के क्विज के विनर सज्जाद मीर, जगह का नाम इन्होंने लिखा है, इन एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर दिया है, और बेहतरीन आंसर आपने भी दिया है बाकी में, लेकिन हमारे आज के विनर सज्जाद मीर, बहुत बहुत मुबारक सज्जाद मीर। देखिए अब यहाँ ब्रूस ली का मामला है, मैच फिक्सिंग का है, और एक और सवाल है 87 के आलमी कप के हवाले से। अगले जो प्रोग्राम्स आएंगे उनमें धीरे धीरे मैं इनके जवाब दूंगा। और फिर मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक तो, और एशली बार्टी कई डेकेड्स के बाद पहली ऑस्ट्रेलियन बनी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जिनने जीता हो, और ये भी रिटायरमेंट को तैयार थी। फिर इन्हें देखा पिछले साल में नंबर 1 हो रही हूं, तो फिर नहीं रिटायर। नडाल रिटायरमेंट को तैयार थे 1 साल पहले जब इंजरी हुई थी, फिर वो वापस आ गए और वो चैंपियन बने। ये 2 बातें जोकोविच कर रहा हूं, और कॉलिंस का 13 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचना और फिर फाइनल में पहुंचना, ये भी बड़ी बात है। मेडवेडेव की परफॉर्मेंस और वीक अंपायरिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन जो सबसे अजीब और गरीब और नापसंदीदा चीज हुई वो फाइनल में लोगों का रिएक्शन। उनने हर पॉइंट पे मेडवेडेव को बू किया, वो सर्विस करने के लिए तैयार होते थे तो शोर मचाते थे, जो अलाउड नहीं है। रेफरी ने या अंपायर ने कई बार कहा कि मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, ताकि वो सर्विस ठीक ना करें। जब वो पॉइंट लेते थे तो बूइंग होती थी, जब वो पॉइंट हारते थे तो तालियां बजती थी। ये होता है, फेवरेट होते हैं क्राउड के, कभी कभी अंडरडॉग फेवरेट होता है, कभी कोई फेवरेट होता है। नडाल फेवरेट होंगे, कई साल से उनको देख रहे हैं। अगर फेडरर इनके साथ खेल रहे होते शायद फेडरर ज्यादा फेवरेट होते फाइनल में क्राउड के, क्योंकि वो हर क्राउड के फेवरेट रहे। लेकिन इस हद तक जाना, क्या रीजन है हम नहीं जानते, मेडवेडेव क्यों नहीं पसंद इतने हैं, लेकिन बिहेवियर ऑफ द क्राउड वाज शेमफुल। इजाजत चाहूंगा, मिलते रहेंगे खेल के मैदान से में। खुदा हाफिज।